साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों उम्मीद ही करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी मुझे थम्स अप करके बताइए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं मीनू जी हैं, पवन जी हैं, अनु हैं, अंकित हैं, संध्या पवार जी हैं, उषा रानी जी हैं, शीतल जी हैं, रचना है, अमन जी हैं, पायल जी हैं, नेहा जी हैं, मनदीप जी हैं, मनदीप कश्यप जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, शुभम जी हैं, जसप्रीत जी हैं, अतुल जी हैं, बंटी हैं, सतीश जी हैं, अमरजीत जी हैं। सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत है। एक बार सभी साथी मेरे प्यारे भाई बहन बताएंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं? यदि सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके मुझे बता दीजिए बेटा। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता दूं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि आप लोगों को एक दूसरे कमेंट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? एक बार मैं जानना चाहता हूं आप लोगों को। मैं बहुत अच्छा हूं। एक दूसरे कमेंट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? जी। मैं आपके आप सारे डाउट जो हैं सोल्व कर देता हूं। जहां भी आपकी अब क्लास मिला करेगी उसी के साइड में आपको पीडीएफ मिला करेगी। ओके, नहीं दिख रहे? ठीक है। दूसरी चीज, अब हम यहाँ बड़े शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ में पढ़ेंगे। ओके। हमारी गुड़िया, मेरी बहन कह रही है मुस्कान कि मैं भी आ गई। ओके। तो हम लोग यहाँ बहुत तसल्ली से, बहुत धैर्य से इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वास्तव में पढ़ने में मजा आएगा। ओके। मैं आपको बता दूं तरीका कि मैं आपको इस लेवल पर ले जाकर खड़ा कर दूंगा कि आप कहेंगे सर जी हाँ, कुछ तो है, कुछ तो है। आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में, इस जर्नी में, यदि आपके क्वेश्चन यहां से आते हैं तो आपके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। दूसरी चीज, अभी सभी साथी सुन लीजिए। जब आप नोट कर लेंगे तो उसके बाद में आप मुझे थम्स अप या नोटेड कर दिया करेंगे कि सर हमने लिख लिया है। ओके, क्लियर? मैं आपको पूरा टाइम दूंगा आपको करने का। अच्छा, एक कमेंट आया है कि सर वॉइस मिस मैच हो रखी है। एक बार सभी साथी बताइएगा मुझे थम्स अप करके, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? बच्चे क्लास नहीं हुई, दिया जी क्लास नहीं हुई हमारी, कल क्लास नहीं हुई है। हमारी कल क्लास हुई नहीं है। मेरी कल मैराथन क्लास थी तो इस वजह से मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। ओके, चलिए। मिसमैच नहीं है बच्चे। यदि किसी की मिसमैच है तो एक बार दोबारा आप क्लास स्टार्ट कर लें, शायद कोई ग्लिच आ रहा होगा। जिनकी फर्स्ट क्लास है आप सभी का स्वागत है। बहुत धैर्य के साथ में हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर रहेगा हमारा वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे भैया? वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ओके ना? वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं और बहुत धैर्य के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। एक्चुअल में आपको है ना, एक आदत हो चुकी है, वो पता है क्या है? देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन, जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। ओके। एक है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, उत्तर
वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा कौन सा है प्यारे दोस्त, उत्तर वैदिक काल है। नन है। ठीक है, चलिए। अब जो ये आपका ऋग्वैदिक काल था प्यारे दोस्त, इसका समय काल क्या रखा गया कि भैया 1500 बीसी से, 1500 बीसी से कितना, 1000 बीसी, 1000 बीसी। ये क्या था कि भैया ये था ऋग्वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड। ओके, यहां पर आप पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट इसे लेटर वैदिक वैदिक पीरियड बोलते हैं। पोस्ट वैदिक पीरियड या फिर लेटर वैदिक पीरियड। ये कब से कब तक है भैया, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। क्या बताएंगे, 1000 बीसी से 600 बीसी तक। जो ये बीच में गैप आया भैया यहां तक का, 1000 से 1000 तक का, तो भैया आप जानते हैं कि 1000 बीसी में कब, कि 1000 बीसी में उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के, एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, क्या बताएंगे, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से क्या मिले हैं भैया, लोहे के साक्ष्य मिले हैं। क्या बताएंगे प्यारे दोस्त, लोहे के साक्ष्य, लोहे के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस ऑफ आयरन, एविडेंस ऑफ आयरन। क्या मिले हैं कि भैया लोहे के साक्ष्य मिले हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं, क्लियर है। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर आपसे पहले भी पढ़ा था सीट हरियाणा के लिए, तो आपको पता चला कि भैया ये जो काल विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। इसमें हम बहुत धैर्य के साथ में बहुत प्यार से चारों वेदों का अध्ययन करने वाले हैं। ऋग्वैदिक काल में संपूर्ण जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ऋग्वेद से प्राप्त होती है। आप सभी साथी बताएंगे, यस और नो, रेडी। ये भैया इतिहास विषय चल रहा है हमारा, ओके ना जी। चलिए आपको लेकर चलता हूं ऋग्वेद पर। सभी प्यारे दोस्त आपने लिख लिया होगा, यहां जाइए ऋग्वेद बचे। बहुत शॉर्ट नोट बनाने हैं, क्योंकि आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि आप जब रिवीजन करें तो वहां आपको कोई दिक्कत ना आए बचे। आपके सामने लिखा हुआ है ऋग्वेद बचे, ऋग्वेद क्या लिखा हुआ है कि भैया ऋग्वेद। आपसे पूछा जाता है भैया सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप बताएंगे सबसे प्राचीन वेद यही है, सबसे प्राचीन वेद। और ये सबसे बड़ा वेद भी है भैया, क्या बताएंगे, सबसे बड़ा वेद भी यही है, बड़ा वेद, लार्जेस्ट। कितनी संख्या है शब्दों की, 1.5 लाख शब्द है भैया, 1.5 लाख शब्द है। शब्दों की संख्या कितनी है, 1.5 लाख है। हाँ जी, ये मेरी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। बीसी का फुल फॉर्म होता है, हाँ बहुत अच्छे। इसमें इस ऋग्वेद में है क्या, देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ मंत्रास ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। कि जो देवी हैं देवता हैं, जैसे हम उन्हें मनाते हैं, जैसे मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं, आरती करने जाते हैं, इस प्रकार से वहां। अब आपसे पूछा जाए कंपाइलर, संकलनकर्ता कौन है, अब यहां आप कहेंगे कि भैया संकलनकर्ता क्या होता है। देखिए दो चीज होती है, एक होता है लेखक, लेखक, और एक शब्द होता है कंपाइलेशन, यानी कंपाइलर, संकलनकर्ता। लेखक वो है जिसने किसी चीज को पहली बार लिखा, जैसे गाना है, कोई कहानी है वो लेखक कहलाएगा। कंपाइलेशन, भैया
जो चीजें हैं ये पहले से ही मौजूद थी। आप जानते हैं जो हिंदू समुदाय है, यहां धरती को माता बोलते हैं, क्यों? क्योंकि हमें वहां से अन्न मिलता है। पेड़ पौधों की पूजा की जाती है क्योंकि वहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है। नदियों को देवी के रूप में माना जाता है क्योंकि वहां से पानी मिलता है। वायु को देवता कहा जाता है, हमें वायु मिलती है। इंद्रदेव कहा जाता है क्योंकि वहां से बरसात होती है। समझे? संकलन ये है कि भैया पहले से ही सारी चीजें मौजूद थी, उन्हें कंपाइल कर दिया एक जगह। समझे? आपको एक दूसरे के कमेंट दिखाई नहीं देंगे, मैं आपको दिखाई दूंगा और आपके कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। परेशान मत होइएगा। समझे? तो कौन रहे? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यासी रहे, जिनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अब आपसे यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है प्यारे दोस्त। और ये प्रश्न आपको गलत नहीं करने। पूछा जाए कि मंडल कितने हैं तो बता देना मंडल 10 है। अष्टक कितने हैं? अष्टक 8 हैं। ठीक है। शाखा कितनी है? शाखा है 5। मंडल को हम चैप्टर्स मान सकते हैं प्यारे दोस्त। इसी प्रकार से जो ऋचाएं हैं जिन्हें आप मंत्र बोलते हैं तो वो कितनी है कि भैया ऋचाओं की बात करेंगे हम तो कितनी होंगी कि भैया ऋचाएं हैं हमारी 10 532। कहीं कहीं ये ऋचाएं 10 580 भी मिलेंगी, इन पर इतना फोकस नहीं करना है। कहीं कहीं आपको 10 462 ही मिलेंगी। सबका अपना अपना एक अलग महत्व रहा है। ओके। ऋचा क्या बोलेंगे बेटा? हाँ राहुल शर्मा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्लियर है? सूक्त की संख्या क्या है? सूक्त, सूक्त किसे बोलते हैं? सूक्त का अर्थ होता है बेटा अच्छी बातें। सूक्त का अर्थ क्या होगा? अच्छी बातें। इसका अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ सूक्त होता है अच्छी बातें, अच्छी बातें। आप जब कॉलेज में गए होंगे, अपने इंटर कॉलेज में, आपके बहुत अच्छे विचार लिख रहे होंगे, गांधी जी ने ये कहा, सदा बड़ों की सेवा करनी चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिली होंगी। नहीं, या चीजें कुछ नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप यहीं से फोकस करिए। जो सूक्त हैं भैया ये भी दो प्रकार के हैं। एक तो है आपके साकल और दूसरा है बालखिल्य। ठीक है। जो सूक्त हैं 1028 कैसे होते हैं भैया? ये साकल कहलाएंगे और ये बालखिल्य कहलाते हैं। आपने लिख लिया हो तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे थम्स अप करके बताएंगे कि आपने ये नोट कर लिया कि नहीं कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं आपसे। ओके। होती है। हाँ जी रोकी जी, ये इतिहास विषय की क्लास है हमारी, जिसमें हम वेदों को पढ़ रहे हैं। नोटेड, शाबाश। स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते बच्चे, यहाँ स्क्रीन शॉट नहीं ले सकते। आगे रचना, यदि बात करते हैं कि भैया इस वेद की रचना जो है कब हुई है? प्रारंभिक वैदिक युग में हुई है। और सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं? आप जानते हैं 7 नदियां हैं। जैसे पंजाब में 5 नदियां हैं, 2 नदियां और जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी प्यारे दोस्त? वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाएगी। क्योंकि ये 6 7 नदियां कैसे कैसे होंगी? सिंधु, क्या बताएंगे? सिंधु, झेलम, सिंधु झेलम, चिनाब, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आपको दो प्रकार की पीडीएफ मिलेंगी, हैंड रिटन भी मिलेंगी और बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी, आप लिख क्यों रहे हैं? आप क्यों लिख रहे हैं? आपको आरडब्ल्यू परिवार हर एक चीज प्रोवाइड करा रहा है। क्लास जब आपकी कंप्लीट हो जाएगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको एक कंबाइंड पीडीएफ, सारे चैप्टर्स की हाथ से लिखी हुई पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप किसी फोटो कॉपी शॉप पर जाएंगे और वो आपको कंबाइंड करके दे देगा पूरा का पूरा, सब कुछ आपको। आपको क्लास में करना क्या है? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कान में अपने हेडफोन लगाइए और तरीके से चीजों को समझते चलिए। जब पीडीएफ अपलोड हो जाएगी
जब पीडीएफ अपलोड हो जाएगी एक बार आप उससे रिवीजन कर लेंगे, छुट्टी। हाँ सब कुछ कराऊंगा, मुगल खिलजी वगैरह सब कुछ कराई जाएगी बेटा एंड तक, ठीक है। तो इसमें ये कितनी नदी हुई, 6। यदि हम इसमें सरस्वती नदी ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगी। ये आप जानते हैं, जब आपसे पूछे कि भाई सबसे पुराने मंडल कौन से हैं, 2 से 7 तक हैं, यानी 2 3 4 5 6 7 8, और 2 3 4 5 6 7 तक हैं। सबसे नया मंडल पहला और 10वां है, यानी कि ये बाद में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं प्यारे दोस्त, 2 हैं, ठीक है। यदि बात करते हैं यहां पर कि शब्द कितने हैं, 1.5 लाख हैं, और पढ़ने वाला कौन कहलाता है भैया, होत्रिया होता। आपने देखा होगा, मान के चलिए घर में शादी होनी है तो हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, मतलब पंडित को बुलाते हैं, ओके। हमारे घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होना होता है तो हम किसे बुलाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, समझे, क्लियर है। एक बार सभी दोस्त बताएंगे यहां तक आपके क्लियर है चीजें, मुझे लगता है। अरे सिर्फ सही निकलेंगे उधम सिंह, बिल्कुल निकलेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो, हर कुछ है। आपको कुछ नहीं करना, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा आपको। बच्चे देखिए सुनिए, हो सकता है कि आप है ना अंधभक्ति में मत पड़िए, और मैं बता दूं स्टेट पुलिस में है ना जाने का मौका हमेशा नहीं मिलता। आप जिस राज्य में हैं उसी राज्य में आप पुलिस के रूप में सेवा देंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अमरजीत जी, ये होता है, हर एक व्यक्ति ने अपने अ, हिसाब से चीजें बताई हैं। चलिए, जो कुछ मंडल हैं उनके बारे में मैं एक बार विस्तार पूर्वक चर्चा करता हूं। जो तीसरा मंडल है प्यारे दोस्त, उसमें गायत्री मंत्र जो है उसका वर्णन है, जो कि पूर्ण रूप से सूर्य देवता के लिए समर्पित है, ठीक है। और गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, कि भैया ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, ओके। यहीं पर चौथे मंडल में भैया कृषि से संबंधित चीजें हैं। आप जानते हैं भारत के पहले कृषि इंजीनियर कौन थे, पृथुवैन्य। क्या बताएंगे, पृथुवैन्य पुरुष जो हैं, जो भारत के पहले कृषि इंजीनियर थे, उनके बारे में कहां वर्णन है, कि ऋग्वेद के चौथे मंडल में वर्णन है, ओके। एक प्यारा दोस्त कह रहा है सर मंडल करवा दो, वहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चे। आपका जो पेपर पूछा जाएगा ना, और जो पूछे गए हैं सब चीजों का अच्छे तरीके से अध्ययन, जितने भी पीवाई क्यू हुए हैं उन सभी को करने के बावजूद यहां खड़ा हूं आपके सामने। ऐसा नहीं है, आपको जो नहीं पता होगा ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैं वो भी कराऊंगा, समझे। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं किस चीज की। भैया सेवंथ नदी सरस्वती बताई तो थी मैंने, 7वीं नदी सरस्वती है। 7वीं नदी कौन सी है, सरस्वती। गायत्री मंत्र याद होगा आपके। तीसरा मंडल हो गया, चौथा मंडल हो गया, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे पता है, मैं करवा रहा हूं इस वजह से। आगे जब बात करते हैं प्यारे दोस्त, 7वां मंडल है। 7वां मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, और इसी में भगवान विष्णु का भी वर्णन है। आप जानते हैं जो 10 राग युद्ध है भैया, ये राजा सुदास इसमें विजय हुए थे। आप जानते हैं 10 कबीले थे, और राजा सुदास थे जिनके बीच में ये युद्ध हुआ था। 7वां मंडल किसने लिखा है, कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है। और यह युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था भैया, पुरुषनी, रावी नदी के तट पर हुआ था। इंपोर्टेंट लगा लेना, और जहां इंपोर्टेंट लिख दूं वो इंपोर्टेंट ही है। क्या बताएंगे, कि यह युद्ध पुरुषनी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था। कारण क्या था, राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था। पुरोहित किसे कहते हैं भैया, गुरु के कहते हैं। क्या बताएंगे, गुरु, क्या बताएंगे, गुरु या फिर अधिष्ठाता। क्लियर है प्यारे दोस्त, एक बार सभी साथी बताएंगे, डन है। कल क्लास नहीं थी। वशिष्ठ क्या थे, रूढ़िवादी थे, यानी पुरानी जमाने की धारणाओं को रखते थे। विश्वामित्र क्या थे, उदारवादी थे, जैसे कि
कुछ लोग जो पुराने जमाने की सोच के साथ में जीते हैं कि सर जी हम तो एक एक शब्द ऐसे लिखेंगे, हमें तो एक एक शब्द ऐसे रटवाओ। भैया दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, हम लोग अभी भी बैलगाड़ी से यात्रा करने पे लगे हुए हैं। आप जानते हैं नोकिया क्यों मार्केट से अलग हो गया? उसने कहा कि मैं एंड्रॉइड नहीं अपनाऊंगा, मैं एंड्रॉइड अपनाऊंगा ही नहीं, मैं तो विंडोज पर ही चलूंगा। गया मार्केट से। आप लोग अपने तरीकों को लेकर बैठे रहो, क्या फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूं पूरे भारत में कोई भी आपका पेपर है, वनडे एग्जाम है जिसमें इतिहास पूछा जाएगा, आपका यहां से इतिहास कर लीजिए, काम पूरा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आठवें मंडल की बात करते हैं। आठवें मंडल में भैया हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन है, जिसे खिल कहा जाता है। नौवां मंडल जो है सोम देवता के बारे में है, जिसे वनस्पति के देवता कहते हैं। और प्रत्येक मंडल का जो मंत्र है अग्नि देवता से शुरू होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अमरजीत जी बिल्कुल, 10 राजाओं का युद्ध बोला जाता है। तो आपका नौवां जो मंडल है उसमें हर एक मंत्र कहां से? अग्नि देवता से शुरू होगा, अग्नि देवता से। आगे जो 10वां मंडल है प्यारे दोस्त, जो 10वां मंडल है इसी में ही जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है, चतुष्वर्ण व्यवस्था जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। अब क्या कहता है कि भैया ब्रह्मा के जो मुख है, मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, और ब्राह्मणों का कार्य क्या था? शिक्षा। भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, और क्षत्रिय का कार्य क्या था? रक्षा करना। जंघा से वैश्य का, और वैश्य का काम करना क्या था भैया? व्यापार करना। और पैर से प्यारे दोस्त शूद्र का, और ये लोग कौन बने? कारीगर बने। ऐसी जो धारणाएं हैं कहां देखने के लिए मिलती हैं? वो 10वें मंडल में मिलती हैं, ऋग्वेद में मिलती हैं। और आप जानते हैं अष्टोमा सदगम में, अष्टोमा सदगम में जो है कहां से लिए गए? ऋग्वेद से लिए गए। प्यारे दोस्त क्या बताएंगे? अष्टोमा सदगम में कहां से लिए गए? ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, डन। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां आपका जो ऋग्वेद था भाई साहब, एक तो पढ़ना होता है। एक बच्चा कह रहा सर इतना डीप नहीं पहुंच पूछा जाएगा। बच्चे वो दिन गए कंपटीशन वाले, जब लोग आ, बसों में बिकने वाली जो किताबें होती थी ना, जो वो भी 10 की 3 आया करती थी, उन्हें पढ़कर कामयाब हो जाया करते थे। वो जमाने गए अब। एक से एक धुरंधर बैठा है। जिसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा ना, जिसका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, वो हरियाणा पुलिस में झंडे गाड़ने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना जो मैं आपसे बता रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। छोड़ेगा नहीं वो व्यक्ति, और आप जानते हैं इस बात को। ओके, मुझे लगता है यहां तक चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे ऋग्वेद में यदि बात करते हैं बच्चे, 1000 बीसी में लोहे की खोज हुई थी। ठीक है, और तंबाकू का ज्ञान नहीं था। यहां पर यह पूछा हुआ प्रश्न है आपकी परीक्षा में, आपसे पूछा जाए क्या ऋग्वेद में क्या भैया तंबाकू का ज्ञान था? नहीं था। ऋग्वेद में पिता शब्द जो है 335 बार आता है, गंगा शब्द 1 बार आया, कृषि शब्द 33 बार, आर्य शब्द 33 बार, और विदत शब्द कितनी बार आया भैया? 122 बार। सभा 8 बार और समिति 9 बार। यहां 2 शब्द और लिख लीजिए। जो सभा था, सभा शब्द जो है 8 बार, और समिति शब्द 9 बार आया है। क्लियर है? एक बार मैं सभी साथियों से जानना चाहता हूं कि ऋग्वैदिक आपका यानी कि ऋग्वेद आपका कंप्लीट हुआ है? आपको सभी प्यारे दोस्त मुझे यहां तक बताएंगे चीजें क्लियर हुई? यस और नो? देखिएगा, फिर से आपको रिवीजन करा देता हूं कैसे कैसे हमने चीजों को किया। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा। वैदिक सभ्यता मैंने बताया कि 2 भागों में इसे बांटा गया प्यारे दोस्त, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। प्राचीन वेद है, देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह है। संकलन करता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है।
सबसे बड़ा वेद है, 1.5 लाख इसमें शब्द है, 10 मंडल है, 8 अष्टक है और 5 शाखाएं इसमें। सूक्तों की संख्या 1028 है। ओके, इसके बाद में हमने जाना कि भैया रचना क्या प्रारंभिक युग वैदिक युग में हुई। सबसे पुराना मंडल जो है 2 से 7 तक है। नया मंडल पहला और 10वां है। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी। शब्दों की संख्या और पढ़ने वाला पुरोहित। यहीं पर तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र था। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख किया गया है। ओके, सातवें मंडल की बात करते हैं तो भैया दशराग युद्ध का वर्णन है और भगवान विष्णु का वर्णन है, जिसमें राजा सुदास क्या होते हैं भैया? विजयी हुए। युद्ध जो है परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ। कारण क्या था कि भैया इन्हें पुरोहित पद से हटा दिया गया था। ये वशिष्ठ क्या थे? रूढ़िवादी थे। और विश्वामित्र क्या थे? उदारवादी थे। इसी प्रकार से भैया आठवें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है। नौवें मंडल में सोम देवता को समर्पित है और यहाँ प्रत्येक मंत्र जो अग्नि देवता शुरू होता है। 10वें मंडल के बारे में हमने यहाँ जानकारी ले ली थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जान लिया था। अष्टोमा सदगमय का वर्णन भी कहाँ है भैया? ऋग्वेद में है। ओके है। यहीं पर हमने कुछ चीजों के बारे में जाना था कि भैया कौन से शब्द का कितने बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, और आपको ऐसे है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं कि 4 बार रिवीजन कर लो। 4 बार। एक जब मैं पढ़ाऊं उसके अगले दिन, एक हफ्ते के बाद में, और जिस दिन आपकी परीक्षा हो उससे 15 दिन पहले से आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिएगा। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं प्यारे दोस्त, कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। यहाँ उत्तर वैदिक काल में यानी कि यहाँ पर आप जानते हैं कि भैया जो तीनों वेद हैं उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखो सतीश कितना अच्छा पढ़ा लिखा। देखो जो थोड़े से भी पढ़ा हुआ बच्चा है ना, उसे इस चीज का पता है जी। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रय यानी त्रय की रचना की गई है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सामवेद के बारे में। सामवेद कुछ याद नहीं करना। देखो मैं तरीका बता रहा हूं और ये तरीका है ना आपको अंत तक साथ देगा। देखो स से सामवेद हुआ और स से क्या हुआ? संगीत। आपसे पूछा जाता है कि भैया सामवेद किस लिए प्रसिद्ध है? संगीत के लिए। अजय दुग्गल जी, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में, इसका अभी एक बार और आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो स से संगीत और स से सामवेद। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में होता है बच्चे। आपने सुना होगा सा रे ग म प ध नि। ठीक है ना? जो 7 सुर हैं इन सब का प्रयोग कहाँ है? यहीं पर हुआ है। सामवेद का पढ़ने वाला क्या कहलाता है भैया? उद्गाता कहलाता है। क्या बताएंगे कि भैया सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाएगा। उपवेद कौन सा है? उपवेद है गंधर्व वेद। उपवेद कौन सा है प्यारे दोस्त? गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद। यहीं पर आपसे पूछा जाता है प्यारे दोस्त, इसके संकलनकर्ता कौन है? कि भैया भरत मुनि। भरत मुनि। शाखा 3 है। कौन कौन सी है प्यारे दोस्त? कौमुदी है, राणायनी है और जैमिनी है। आपसे पूछा जाता है। ठीक है, समझे? कैसे याद रखेंगे? कर्जा, कर्जा। ठीक है, कैसे बताएंगे कि भैया कौमुदी है, ठीक है, रे से रणायनी है और जय से जैमिनी है। तो आपको पता चला, कर्जा याद रखेंगे। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी शाखा सामवेद की नहीं है? तो आप कर्जा से याद रख सकते हैं, यस और नो। अजय कुमार जी, वो पॉसिबल ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसमें ना फिर भ्रमित होंगे। भ्रमित होंगे, प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करके मेरे साथ चलने का प्रयास करिए। मैं वास्तव में कह रहा हूं बच्चे कि आपको इतिहास उंगलियों पर करा दूंगा। उंगलियों पर, आपकी उंगलियों पर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, कानों में हेडफोन लगाइए और चीजों को करते चलिए। मैं अपना 100% दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस। सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणित जो है कौन सी है? कौमुद शाखा है। कौन सी है कि भैया सबसे अधिक प्रचलित और प्रमाणित कौन सी शाखा है? कौमुद शाखा है। इसके बाद प्यारे दोस्त जो आपका वेद आता है वो कौन सा है? वो है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। ये यजु है, ये यजु का अर्थ क्या होगा? यज से होगा। क्या बताएंगे? यजु का अर्थ, य से यजु हुआ और य से क्या हुआ? यज हुआ।
स से साम, स से संगीत। ओके। यज्ञ के नियम और विधानों का संकलन यहां पता चलता है कि भैया आपको जैसे ओम गजाननम वेद बोधगणादेश विंदु ओम स्वाहा, ठीक है ना, आप जो बोलते हैं, तो भैया जितने भी सारी तरीके हैं, तौर तरीके हैं, यज्ञ के बारे में यहाँ पता चलते हैं। यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है भैया, क्या बताएंगे, यज्ञ एंड रिलेटेड टू रिचुअल्स। कहता गद और पद दोनों में लिखित है ये, प्रोज एंड इज इन बोथ वर्स, तो ये दोनों में, इसी कारण इसे चंपू काव्य भी कहते हैं भैया, क्या बताएंगे, चंपू पोइट्री कहते हैं। इसी में बच्चे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है आपकी परीक्षा में, पहले आपसे पूछा गया राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो क्या बताएंगे, यजुर्वेद में। होता क्या, राजसूय यज्ञ क्या है, ये सिंहासन आरोहण संबंधी हुआ करता था। जब किसी राजा को उसके सिंहासन पर बैठाया जाता था, उस समय यह यज्ञ हुआ करता था। वाजपेयी जो यज्ञ है वो क्या है, सूर्य प्रदर्शनी, जैसे मान के चलिए हम चैलेंज कर देंगे, है किसी में दम जो इस राजा को हरा पाए। ओके, बिल्कुल कराएंगे, ठीक है। या चीजें समझ में आ रही होंगी कि यजुर्वेद में ये सब चीजें देखने के लिए मिलते हैं। बात करते हैं पढ़ने वाला क्या कहलाएगा, अदरव्यू कहलाता है। द वन हु रीड्स इज कॉल्ड अदरव्यू। उपवेद कौन सा है प्यारे दोस्त, धनुर्वेद। अब ये उपवेद क्या होगा, सुनिए, हर जैसे अब तो आप फोन में देख लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए प्राचीन काल में कोई व्यक्ति है ना, अपने किसी शब्द पर अटक जाया करता था, समझिए, कोई व्यक्ति किसी शब्द पर अटक जाया करता था, तो उसे वो क्या करता था, डिक्शनरी का सहारा लेता था। ऐसे ही वेदों को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए उपवेदों की रचना की गई, जो कि धनुर्वेद है, ठीक है। संकलन करता प्यारे दोस्त विश्वामित्र है, और बलिदान विधि का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। यहां पर अथर्ववेद पर आते हैं। जैसे देखिए, अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया। सबसे लोकप्रिय वेद था, मोस्ट पॉपुलर वेद। ओके, क्या बताएंगे कि भैया सबसे लोकप्रिय वेद था, आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलर वेद वाज कौन सा, बताएंगे कि भैया अथर्ववेद। इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, और सबसे नया वेद है जो कि सबसे बाद में लिखा गया। इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट और औषधियों के बारे में बताया गया है। क्या बताएंगे कि भैया जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट और औषधियों के बारे में यहीं पर बताया गया। ओके, कन्या जन्म पर जो निंदा है उसका वर्णन यहीं किया गया है। पढ़ने वाला क्या कहलाता है, ब्रह्मा। पढ़ने वाला क्या, ब्रह्मा। ये सबसे गंदी चीज है यहाँ, यहाँ इसमें जो सबसे गलत लिखी हुई है, ये चीज गलत लिखी हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर इस वेद में कन्या को है ना बहुत सारे कष्टों का कारण बताया गया है। आगे बात करते हैं, उपवेद कौन सा है, यदि आपसे पूछे कि भैया उपवेद बताओ, उपवेद कौन सा होगा, कि भाई शिल्प वेद है, अथर्ववेद का उपवेद। संकलन करता कौन है प्यारे दोस्त, विश्वामित्र है। संकलन करता कौन है, विश्वामित्र है। हाँ, इसे मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है। ओके, काशी का प्राचीनतम उल्लेख, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। काशी का प्राचीनतम उल्लेख यही मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां, भैया सभा जैसे आज के समय में लोकसभा है ना, लोकसभा हमारी ऐसी हुआ करती थी, समिति राज्यसभा, ठीक है। इसमें तो बुजुर्ग लोग रहते थे, और इसमें ना कौन रहते थे भैया, नौजवान लोग शामिल हुआ करते थे। क्लियर है, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मैंने आपको चारों वेद कराए हैं,
यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी प्यारे दोस्त, यहां तक। क्या आप बताएंगे मुझे कि चारों वेद आपके समझ में आए, क्लियर हुआ? कुछ प्रश्न आपके इस प्रकार से पूछे जाते हैं, मैं आपको एक बार बताता हूं। ठीक है भैया? हम्म। देखिएगा, यहाँ मैंने देखा, जब मैं आपके पीवाई को देख रहा था तो यहां से कुछ प्रश्न हमें देखने के लिए मिले। जैसे आपने छोटी क्लासों में शब्दार्थ पढ़े होंगे, वर्ड मीनिंग पढ़े होंगे ना, उसी प्रकार से बहुत आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करूंगा प्यारे दोस्त, कोई भी चीज छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा, समझे? यहां से पूछा गया कि भैया खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे करब कहा जाता है। खाद्य पदार्थ को क्या कहा गया? कि भैया करब कहा गया। यावांगू को क्या कहा गया? जौ का दलिया। यावांगू क्या हुआ करता था? जौ का दलिया। यव को क्या कहा? कि भैया जौ कहा, जो कि सबसे प्रमुख अनाज था। यह आपका पीवाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख अनाज कौन सा था, यव या फिर जौ? मुकेश जी में समझा नहीं, एक बार बताइएगा। वाप्ति किसे कहा गया? नाई को कहा गया। और वाप्ता का अर्थ भी नाई होता था बच्चे, वाप्ता या फिर वाप्ति, वाप्ता या फिर वाप्ति, नाई। धर्म, धर्म शब्द किसके लिए, मरुस्थल के लिए प्रयोग किया गया। अगन्या, इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गाय के लिए प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता था न मारे जाने योग्य। उस समय संपत्ति, दान दक्षिणा और युद्ध, तीनों का कारण क्या थी भैया? वो थी गाय। जिसके पास में जितनी ज्यादा गायें होंगी उसका उतना ही वर्चस्व ज्यादा हुआ करता था। जिसके पास में जितनी ज्यादा गायें उतना ही उसका ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था प्यारे दोस्त। आगे जी। पारावत शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया? समुद्र के लिए। क्या बताएंगे? पारावत शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया गया? समुद्र के लिए प्रयोग किया गया था प्यारे दोस्त, पारावत शब्द। अच्छा, आपकी कोई इसके बाद में क्लास है क्या? एक बार बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्या इस क्लास के बाद में आपकी क्लास है? एक बार मैं सभी साथियों से जानना चाहता हूं। बच्चे उसके लिए है ना कपिल जी, एमसीक्यूज की अलग प्रैक्टिस सेट चलेंगे। क्या आपकी इसके बाद में कोई क्लास है? नहीं है ना? कोई बात नहीं, थोड़ी सी बड़ी क्लास कर लें हम। इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट करा दूंगा, इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट करा दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आप जीडी देना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस देना चाहते हैं, ठीक है, एसएससी का कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, हरियाणा स्टेट का कोई एग्जाम देना चाहते हैं, आपकी हिस्ट्री यहीं से लगेगी, आपको दोबारा हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समय के लिए गोधूली शब्द प्रयोग किया गया, अतिथि के लिए पैर दोस्त गोहन शब्द प्रयोग किया गया, क्लियर है? बेकनाट किसे कहा गया? सूदखोर को कहा गया। बेकनाट किसे कहा गया? कि भैया सूदखोर को कहा गया। उर्वरा के लिए कृषि भूमि, उर्वरा जो था उसके लिए कृषि भूमि शब्द प्रयोग किया गया। सुरा या सोमरस, इसे पवित्र पेय कहा गया भैया, पवित्र पेय। अब सुरा या सोमरस पी के यहाँ झूमते फिर रहे हैं, तो इसे भैया ताज्य पदार्थ कहा गया, ताज्य पदार्थ, ठीक है। ताज्य पदार्थ जिसे कहते हैं जो त्यागने योग्य हो, कि भैया इसे नहीं पीना चाहिए, पता चलता है। मुकेश मैं समझा नहीं, भाषा समझा नहीं। हाँ, सोमरस, जिसे पीने के बाद में नशा फील होता था इन लोगों को। ओके, यहां पर जब आप बात करते हैं वैदिक कालीन नदियों के बारे में प्यारे दोस्त, एक तरफ नदियां लिखी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके पुराने नाम लिखे हुए हैं, नदियां और पुराने नाम। काबुल का पुराना नाम क्या था? कुबा। सिंध का, सिंध कहा गया हिरब या फिर हिरण्य,
क्योंकि यहां से लोग सोना प्राप्त करते थे, इसकी बालू से सोना निकालते थे। हाँ जी, छंगनलाल जी बिल्कुल, ये अलग होगी, उसके लिए हरियाणा जी के संदीप सिवाच सर कराएंगे। झेलम को वितस्ता कहा जाता था, स्वात को स्वास्थु नदी कहा जाता था, स्वात को स्वास्थ्य स्वास्थु नदी कहा जाता था। यहां पर जो नदी है चिनाब, चिनाब को क्या कहा गया बेटा? अस्किनी कहा गया। चिनाब को क्या कहा गया? अस्किनी कहा गया प्यारे दोस्त। गंडक को सदानीरा कहा गया, घग्गर को सरस्वती कहा गया, और यही सबसे पवित्र नदी थी बच्चे, जिसे नदीत्मा, देवीत्मा या फिर मातात्मा कहा गया। ठीक है, नदीत्मा का अर्थ होता है नदियों में सर्वोत्तम, देवीत्मा यानी कि देवियों में सबसे उत्तम, और मातेत्मा माताओं में सबसे उत्तम। कौन सी? घग्गर नदी थी। कौन सी? घग्गर नदी थी बेटा। हाँ हो जी राहुल जी। रावी को पौरुषनी कहा जाता था, गोमती को गोमल कहा जाता था, और व्यास को प्यारे दोस्त विपाशा नदी कहा जाता था। व्यास को क्या कहा जाता था? विपाशा नदी के नाम से हम लोग जानते थे। ये कुछ प्राचीन नाम थे नदियों के। ओके जी, चलिए एंट्री करते हैं प्यारे दोस्त। किस पर? उपनिषद पर। ठीक है, उपनिषद। यदि मैं बात करता हूं उपनिषद, उपनिषद को क्या कहते हैं? भारतीय दर्शन का जनक कहते हैं उपनिषदास, फादर ऑफ इंडियन फिलोसफी। ठीक है, क्लियर है। और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या कहलाया? वो वेदांत दर्शन कहलाया। क्या कहलाया? वेदांत दर्शन कहलाया। ठीक है, जो वेदों के अंत में लिखे गए उन्हें वेदांत दर्शन कहलाया। अब बात आती है प्यारे दोस्त उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करता। क्योंकि जो उपनिषद है ये उप धन नी धन सद, तीन शब्दों से मिलकर बना है भैया। उप का अर्थ होता है समीप, समीप। नी का अर्थ होता है भैया ध्यान पूर्वक। क्या बताएंगे? ध्यान पूर्वक। और सद का अर्थ होता है बेटा बैठना। गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना ही क्या कहलाया? उपनिषद कहलाया। ओके, डन है। अर्थ पता चला। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा इसी में की गई है भैया। क्या बताएंगे कि भैया मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा यहीं पर की गई है। ओके मुकेश जी, यहां कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद वृहद आरण्यक उपनिषद। वृहद का अर्थ भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा उपनिषद प्यारे दोस्त कौन सा है? कि वृहद आरण्यक उपनिषद है। क्या बताएंगे कि भैया वृहद आरण्यक उपनिषद। अब इसमें क्या क्या चीजों का उल्लेख है वो देखिए। याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्री और कात्यायनी, इन सभी का संवाद इसी में देखने के लिए मिलता है। किसका? याज्ञवल्क्य का, गार्गी का संवाद, मैत्री का संवाद और कात्यायनी का संवाद। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इनका संवाद एक साथ मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ठीक है, ये भी यहीं से मिलता है इसी उपनिषद में। ओम शब्द का उल्लेख, पुनर्जन्म का उल्लेख, ठीक है। और जबालोपनिषद में जो चार आश्रम है प्यारे दोस्त, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम जो है, इनका भी उल्लेख कहां देखने के लिए मिलता है? आपको वृहद आरण्यक उपनिषद में ही मिलता है। कहां मिलता है प्यारे दोस्त? कि भाई ये वृहद आरण्यक उपनिषद में ही देखने के लिए मिलता है। ये चार आश्रम कौन कौन से, कहां से, कैसे देखने के लिए मिलते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं और करवा देता हूं प्यारे दोस्त। देखेगा, आश्रम की जब हम बातें करते हैं, ये आश्रम है जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये जन्म से लेकर 25 वर्ष तक था। लेकिन इसमें काम क्या किया जाता था? गेटिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति। यानी कि अब इसमें क्या कहा गया है कि मान के चलिए भैया, एक मनुष्य की अब तक आयु कितनी मानी जाती थी? औसतन 100 वर्ष। तो उसे चार भागों में बांट दिया। तो एक भाग कितना है? 25 वर्ष का। तो 25 वर्ष का एक भाग आया ब्रह्मचर्य का जो काल था, 0 से 25 वर्ष तक, ये ज्ञान प्राप्ति का काल था, जिसे क्या कहा गया कि भैया इसमें बालक क्या करेगा? ज्ञान प्राप्ति करेगा अपने गुरुओं के समीप बैठकर। ओके,
गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं तो गृहस्थ आश्रम क्या था भैया, 25 से 50 वर्ष तक का ये समय काल हुआ करता था। और इसमें क्या कहा गया, सांसारिक जो जीवन है, क्या बताएंगे, जो सांसारिक जीवन है उसकी इसमें स्पेशली चर्चा की गई है। व्यक्ति इसमें शादी करता था और यहां पर अपने वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र प्राप्ति की कामना करता था। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक, तो भैया ईश्वर में ध्यान लगाता था यहाँ व्यक्ति। और संन्यास आश्रम की बात करते हैं प्यारे दोस्त, 75 से 100 वर्ष तक का ये समय माना गया है। और मोक्ष हेतु तपस्या का साधन यहीं पर किया गया है कि व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति करे, उसका कहां से बचे, यहीं पर वर्णन किया गया है। एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे यहां तक बताएंगे चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। यदि चीजें समझ में आई हैं तो एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे थम्स अप करके बताइए भैया, यहां तक क्लियर है। एक बार सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं। जी, ठीक है। मैं भी जानता हूं आप लोग, कुछ लोग लाइब्रेरी में होंगे, कुछ लोग घर जा रहे होंगे, इच्छुक होंगे। बच्चे मैं एक साथ एक बात ही कहूंगा, सिर्फ अपने पर विश्वास रखना है, चीजों को साथ साथ करते चलना है। पीडीएफ अगले 10 से 15 मिनट में ये अपलोड हो जाएगी आपके पास में। और आपको इसी तरीके से, बच्चे मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जिस दिन थोड़ा टफ टॉपिक भी होगा ना, मानिए चले कि इस दिन टॉपिक थोड़ा सा टफ है, तो मैं उस दिन 30 मिनट भी पढ़ाऊंगा। मैं केवल उतना पढ़ाऊंगा जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है, केवल आपको इतिहास विषय नहीं पढ़ना, आपको बहुत सारे विषय पढ़ने हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हरियाणा जीके भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इस वजह से भैया मैं इस चीज का भी स्पेशली ध्यान रखूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और फिर भी यदि आप मुझे अपना कुछ ही मानते हैं, जैसे भाई, गुरु, मेंटर, दोस्त, जो भी मानते हो, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी समस्या है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होंगे। ये मानिए, ये आपका बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है और आपका बड़ा भाई आपके लिए कुछ भी करेगा। ठीक है ना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं वादा कर सकता हूं प्यारे दोस्त, आपकी किसी की हालत ऐसी हो सकती है कि घर की स्थिति ठीक नहीं होगी। हो सकता है कि आपके घर में नौकरी की वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरी हो। मैं कह सकता हूं किसी की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं हो सकती है। किसी के हो सकता है कि घर में कोई बीमार व्यक्ति है, हो सकता है किसी का घर बनना है, हो सकता है किसी की बहनें हैं, उनकी शादियां करनी है। मैं कह रहा हूं कि आपकी उंगली पकड़कर आपको ज्वाइनिंग तक छोड़ के आने की जिम्मेदारी आपके भाई की है। बहुत माइनर पढ़ाऊंगा। ये वो टॉपिक्स हैं बच्चे, मैंने आपको उंगलियों पर देखिए मैंने क्या क्या करवाया है आज। मैंने चारों वेद करवा दिए हैं, ठीक है, उपनिषद करवा दिए हैं और आश्रम व्यवस्था करा दी है। काम खत्म। टेंशन नहीं लेना है। चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो, चाहे मुझे एमसीक्यूज की क्लास लगानी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, लेकिन आपके लिए हमेशा मैं 24/7 हूं। आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे बताइएगा प्यारे दोस्त। ठीक है, क्लियर है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग यदि जुड़ना चाहते हैं, हालांकि टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और यदि इंस्टाग्राम में इतना यूज नहीं करता बच्चे, इंस्टाग्राम आईडी भाई नितिन ऑफिशियल, नितिन_नितिन_शर्मा_सर RWA करके है। ठीक है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं हर तरीके से आपको अपने साथ लेकर चलने की। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? सर साथ के साथ ना, नहीं भैया, नोट्स मैं कहता हूं, देखिए सुनिए, बेफालतू की चीजें। अब आपने ब्रह्मचर्य लिखोगे, ब्रह्मचर्य यहां भी तो लिखा हुआ है यार। आप क्यों अपना सर का दर्द बढ़ा रहे हो? आपको पता नहीं चलने का दिन कहां से शुरू हो रहा है, कहां कैसे खत्म। अब मैंने पढ़ा दिया, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, 10 मिनट में आप इसका रिविजन कर लेना। 10 मिनट में रिवीजन कर लेना बच्चे। देखिए, गधे की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सभ्य तरीके से मेहनत करिए, स्मार्ट तरीके से। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सभी साथियों को मेरी बात समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। ठीक है, इसके बाद में हर एक चीज मैंने कहा है, बहुत धैर्य के साथ में, बहुत प्यार से आपको चीजें करवा कर चलूंगा। ठीक है ना, टेलीग्राम का आपको लिंक जहां आप क्लास ले रहे हैं उसके साइड में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे वहां जुड़ जाएंगे।
ओके, चलिए तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। पीडीएफ यहीं जहां क्लास देख रहे हैं ना, जहां लाइव क्लास चल रही होगी, थोड़ी देर में क्लास अपलोड हो जाएगी, उसी साइड में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? अरे मैं हूं ना आप लोगों के साथ में, आरडब्ल्यू परिवार है ना साथ में, डरना नहीं है, ठीक है। हम कामयाब हो गए 100% बेटा, 100% कामयाब होंगे हम। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।